दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव मैथ्स एंड रीजनिंग एकेडमी में। आज से हम लोग जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं रीजनिंग के उनको सॉल्व करेंगे, ताकि इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो और जो रियल क्वेश्चंस आए होते हैं उनको सॉल्व करने में जो एक्सपीरियंस होता है वही आपका जो असली काम आता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है, ये एसएससी सीजीएल का मैंने लिया है, 2024 का है, टायर 1 का शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 4515 इंटू 5 माइनस 431 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 821 इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि इंटू को बदल दे रहा है ये, ठीक है ना, और ये माइनस को बदल दे रहा है, डिवाइड को बदल दे रहा है, प्लस को बदल दे रहा है, प्लस को माइनस से बदल दे रहा है, इंटू को डिवाइड से बदल दे रहा है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जा रहा है, ठीक है, और डिवाइड है तो इंटू हो जा रहा है। बस इसको प्लेस कर लीजिए आपस में, 4515 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 431, डिवाइडेड की जगह इंटू हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, है ना, इंटू 3 माइनस 821 इज इक्वल टू, अब ये है तो 5 से इसमें डिवाइड कर लिया तो 5 9 45 0, 5 दिया 15 प्लस 3 से गुणा कर लिया इसमें। देखिए पहले तो भाग करते हैं, ठीक है ना, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, जो बॉडमॉस का रूल होता है। ठीक है, तो 3 से इसमें जो गुणा कर लिया, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, ठीक है, माइनस 821 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 903 में 1293 को ऐड कर लिया तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2196 माइनस 821, इसको माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5731, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे बेस्ट ये होता है कि जो दिया हुआ है, जैसे ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है पेपर में, तो आपको जो पेपर पे ही आप इसको लिख लीजिएगा, साइन को चेंज कर लीजिएगा तो उससे इजी हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित तर्क के आधार पर 31 का 152 से संबंध है ना, 31 का 152 से संबंध है। ठीक है, इसी तर्क के आधार पर 47 का 168 से संबंध है, 47 का 168 से संबंध है। ठीक है, इसी तर्क के आधार पर 66 का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। 66 का संबंध जो है वो पूछ रहा है कि 66 का किससे संबंध है, और नोट भी दिया है कि संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर ही की जानी चाहिए, उन्हें उनके घटक अंकों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब इनको हम ब्रेक करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 13 13 पर जोड़ घटाव गुणा आदि जैसी संक्रियाएं की जा सकती हैं, 13 को 1 और 3 में विभाजित करके उन पर गणितीय संक्रियाएं करना अनुमत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछ रहा है, तो पहले हम तो जब इस तरह की कंडीशन दे देता है ना कि जहां पे आपको बता रहा है कि ब्रेक नहीं करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। इसमें सिंपल सा डिफरेंस निकाल लीजिए, 31 और 152 के बीच कितने का अंतर आएगा अगर माइनस करते हैं तो 31 और 152 में अगर हम देखते हैं तो आपका आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 121। यहाँ भी देख लेते हैं, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 121, मतलब 121 का इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 66 में 121 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 1 7 6 2 8, 187 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर Q, Z और V और T और L और A लिखे हुए हैं। इस पासे की दो स्थितियां नीचे दिए गए चित्रों में दिखाई गई हैं। Q के विपरीत फलक पर अंकित अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, Q के विपरीत फलक पे पूछ रहा है। तो अब देखिए इसमें पहले देखते हैं कि कोई नंबर का अल्फाबेट कॉमन तो नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो V कॉमन है, दोनों में, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और दोनों का जो फेस है वो भी सेम है ना, सेम फेस पर दोनों है, इधर इधर देख रहे हैं, दोनों सेम फेस पे हैं। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है कि अल्फाबेट्स कॉमन हो या नंबर्स कॉमन हो और सेम फेस पे हो, तो जो बाकी अल्फाबेट्स होते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये है अलग बात है कि अगर 2 के अलावा अगर 3 डाइस हैं और उसमें कुछ और दिया हुआ है तो वो कंडीशन दूसरी हो जाएगी। फिलहाल अगर 2 पासे हैं तो उसमें कंडीशन फिट बैठती है। तो क्योंकि यहाँ पे वी कॉमन है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू के अपोजिट टी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्यू के अपोजिट पूछा है तो बस ये टी आंसर हो जाएगा आपका। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 80। देखिए ये मैं लिख रहा हूं पर आपको लिखने की जरूरत तो नहीं रहेगी ना एग्जाम में, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे ही कर लेंगे। अब देखिए बहुत सिंपल है, माइनस को प्लस, ठीक है, भाग का है इसको इंटू हो गया 9, प्लस का माइनस 80, ठीक है, इंटू का डिवाइड हो गया 10 इज इक्वल टू पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 4 इंटू 9 माइनस 10 अठे 80 8, ठीक है। फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं जो बॉडमास का रूल कहता है, 5 प्लस 36 माइनस 8। फिर क्या क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना, 36 5 41, 41 माइनस 8 आपका हो जाएगा 33, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बॉडमास का जो एप्लीकेशन होता है वो लगा दिया, BODMAS, ये तो पता ही है ना। बॉडमास सबसे पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, बदमाश इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का संबंध दी गई संख्याओं के जोड़े के समान हो। ठीक है, 149 और 213 और 168 और 232, इनके बीच में रिलेशन जो है वही फाइंड आउट करना है। पूर्ण संख्याओं पर ही संक्रियाएं की जानी चाहिए, उन्हें उनके घटक अंकों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर जोड़, घटाओ, गुणा आदि जैसी संक्रियाएं की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में विभाजित करके उन पर गणितीय संक्रियाएं करना अनुमत नहीं है। अच्छा, इसमें भी देखिए वही चीज दे दिया है कंडीशन, तो ये और इजी बना दिया है ना, कि इसमें आपको ब्रेक नहीं करना, डायरेक्ट निकाल लेना है। तो 149 में से 213 माइनस कर लेते हैं, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, ये क्या कहते हैं आपका 3 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, तो आपका 4 है ना, 64 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 12 में से 8 गया 4 और आपका 12 में से 6 गया 6, 64 का डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए ये तो बड़ा इजी है, 64 और 64 का डिफरेंस आ गया तो मतलब अगला जो है आपका उसमें भी 64 का ही डिफरेंस आना चाहिए। तो अगला नंबर आप ले लीजिए, 153 में 64 ऐड कर देंगे तो ये 217 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीचे दिखाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो देखिए जो भी दर्पण वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ही इजी होते हैं। बस इसमें आपको क्या करना होता है कि जो भी अल्फाबेट, नंबर या इमेज दिया हुआ है उसका अगर वो लेफ्ट में दिया है तो आपको राइट में कर देना है, अगर राइट में दिया है तो लेफ्ट में कर देना है, और कुछ भी नहीं करना होता उसमें। बहुत सिंपल होता है ये, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो जैसे यहाँ पे सबसे राइट में N है तो N से शुरू कीजिए, N आपका हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर है लेफ्ट साइड में तो ये राइट साइड में हो जाएगा। 9 आपका इधर है तो 9 आपका इधर हो जाएगा, है ना, ये 9 हो जाएगा। R आपका दोनों साइड में सेम ही होगा, R में दिक्कत नहीं है क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों बराबर। F भी इधर हो जाएगा, ठीक है, T भी बराबर हो जाएगा। Y देखिए Y इधर है तो Y जो है आपका इधर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा Y, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का संबंध दी गई संख्याओं के जोड़े के समान हो। तो ठीक है, जोड़ा क्या क्या दिया हुआ है, 149 और 213 और 168 और 232। ठीक है, और नोट दिया हुआ है कि पूर्ण संख्याओं पर ही संक्रियाएं की जानी चाहिए, उन्हें उनके घटक अंकों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर जोड़, घटाओ, गुणा आदि जैसी संक्रियाएं की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में विभाजित करके उन पर गणितीय संक्रियाएं करना अनुमत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए तो फिर इजी कर दिया ना इसने, कंडीशन दे दिया है। पहले इसका अंतर निकाल लेते हैं, कितने का है, 13 में से 9 गया आपका 4 और ये हो गया आपका 6, 10 में 4 गया 6, 64। और यहाँ पे कितने का है, 12 में से 8 गया 4 और ये 64। 64 का अंतर है, मतलब जो इनमें से संख्याएं दी हुई हैं उनमें 64 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 162 में अगर हम 64 ऐड करेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए, पर 6 नहीं आ रहा है तो मतलब ये इनवैलिड है। फिर देखते हैं 153 में 64 अगर ऐड करते हैं तो लास्ट में 7 आना चाहिए, इसमें 7 आ रहा है। ठीक है, इसको भी रखते हैं। अगले में देखिए 137 है, इसमें अगर हम 64 ऐड करते हैं तो 11 आना चाहिए। 11 तो हाँ, तो इसको ऐड करके देख लेते हैं, इसमें भी आ सकता है। और 144 में अगर हम ऐड करते हैं 64 तो लास्ट में 8 आना चाहिए, इसमें भी आ रहा है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं फिर। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 153 में 64 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 3 7 6 5 11 के 1 हासिल 1 1 1 217 हो जा रहा है। ठीक है,
और इसमें कितना हो जा रहा है, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 1 201 हो रहा है। और इसमें कितना हो रहा है, 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0 हासिल, नहीं ये तो हो ही नहीं रहा है, 4 4 8 और 6 4 10 के 0 हासिल 1, 1 1 208 हो रहा है ये। पर इसमें 208 दिया नहीं है तो ये भी गलत हो गया। 137 और 211 ये भी गलत हो गया, 137 पे 211 आना चाहिए, 153 पे 217, ये 217 आ रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 217 वाला। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें 1 2 और 3 क्रमांकित किया गया है। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, यह निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों से निकलता है। कथन क्या क्या दिया है कि कोई कार्ड जो है वो पार्सल नहीं है, जो कार्ड है वो पार्सल नहीं है। ठीक है, पार्सल अलग है और कार्ड अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये तो कथन से समझ में आ रहा है। सभी कार्ड जो हैं वो लिफाफे हैं, ये जो कार्ड, जितने कार्ड हैं वो सारे क्या हैं, लिफाफे हैं, तो ये लिफाफे हो गए। ठीक है, मतलब लिफाफे हो गए। कुछ लिफाफे बैग हैं, इनमें से जो लिफाफे हैं, कुछ लिफाफे जो हैं वो बैग भी हैं, ये बैग हो जाएगा। ठीक है ना, कार्ड, सारे कार्ड जो हैं वो पार्सल नहीं है, ये बता दे रहा है कि कार्ड जो है पार्सल नहीं है, तो इनको अलग कर लिया जाए, पार्सल हो गए। ठीक है, ये पार्सल नहीं है। और कुछ लिफाफे जो हैं वो बैग हैं, कुछ लिफाफे जो हैं वो उनमें से बैग हो गया, तो ये बैग को इसमें करना पड़ेगा, है ना, कुछ बैग आ गए इसमें। और सभी कार्ड लिफाफे हैं, ये सारे इसमें देखिए हम लोग क्या आ गए, सभी कार्ड लिफाफे के अंदर आ गए। तो अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते, जो सभी लिफाफे हैं वो कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। सही है ये बात, तो पहला सही है। दूसरा, कोई भी कार्ड थैला नहीं होता, कोई भी कार्ड थैला नहीं होता, ये गलत है, सेकंड गलत है ना, क्योंकि कार्ड में कुछ कार्ड तो थैले हो सकते हैं ना, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो ये गलत है। कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है, कुछ बैग जो है वो पोस्ट कार्ड दिया ही नहीं है, तो थर्ड भी गलत हो गया आपका। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। सीरीज का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना सीरीज वाले, सबसे पहले तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें, क्योंकि बहुत सारे इसमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। इसकी एक ट्रिक भी होती है कि सारे अल्फाबेट्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 आ रहे हैं ना अल्फाबेट्स, इसको ब्रेक कर लीजिए आप। कैसे ब्रेक हो जाएगा ये, कि उसका रिमाइंडर कम से कम हो, लेकिन ये तो पूरा का पूरा कट जा रहा है। 6 into 4 में ब्रेक हो सकता है, और ये 8 into 3 में ब्रेक हो सकता है, तो हम ये वाला लेंगे, 8 into 3 के पहले 6 into 4 वाला लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा लॉजिकल है ना। तो इसमें क्या है कि देखिए 6 का ऑप्शन और 4 का ऑप्शन है, तो एक 4 क्या करते हैं इसमें, पहले 4 का ऑप्शन लेके देखेंगे, अगर उससे नहीं बनेगा तो 6 का ऑप्शन लेके देखेंगे, अगर इन दोनों से लेके नहीं बनेगा तब 8 और 3 पे आते हैं। ठीक है, और अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। तो पहले अगर 6 का लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे खींच देंगे 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ खींच देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 का बन गया पेयर। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है, शुरू में एल है, लास्ट में एस है, यहाँ लास्ट में एस है, यहाँ पे कुछ नहीं है शुरू में ना लास्ट में, यहाँ लास्ट में, यहाँ शुरू में एल है, लास्ट में एस है, मतलब यहाँ पे एल और एस आ रहा है, एल और एस आ रहा है, तो यहाँ पे भी एल आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एल एस हो गया, और क्या मिल रहा है हम लोग को, एल एस हो गया, एस के पहले क्यू पी आ रहा है, एस के पहले क्यू आ रहा है, फिर पी आ रहा है, एस के पहले यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस के पहले क्यू आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपका एस के पहले क्यू हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, अब एस क्यू पी हो रहा है, एस क्यू पी है ना, हर जगह एस क्यू पी आ रहा है, तो यहाँ पे आपका एस क्यू पी हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, एस के बाद क्यू आ रहा है तो यहाँ क्यू हो जाएगा, एस क्यू पी। अब देखिए क्या बन गया, एल के पी और एस क्यू पी के पहले पी आ रहा है, एस क्यू पी, तो यहाँ पी के पहले पी हो जाएगा। अब क्या बन रहा है, एस क्यू पी पी के, एस क्यू पी, यहाँ पी हो जाएगा, पी पी। अब देखिए पूरा बन गया, एल के पी एस, तो यहाँ पे एल के पी क्यू एस, यहाँ पे एल के पी, यहाँ पे भी एल हो जाएगा, एल के पी क्यू एस, यहाँ पे भी के हो जाएगा, है ना,
एल के पी पी क्यू क्यू एस, यहाँ पे आपका हो जाएगा एल के पी पी क्यू एस। तो ये के पी एल और पी पी क्यू, ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है कौन सा ऑप्शन है, ये डी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एम एन पर रखा गया हो। तो देखिए एम एन पर रखा गया है तो ये तो बहुत इजी होता है दर्पण का क्वेश्चन, बस आपको एल तो एल ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है ना, क्योंकि देखिए दोनों तरफ है, ये राइट में भी लेफ्ट में भी जी पलट जाएगा आपका, जी इधर है तो जी आपका जो है ये इधर हो जाएगा, एफ आपका पलट जाएगा, राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, सी आपका राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, है ना, बी आपका राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 21, 22, 23, 24, 25 और 26 लिखी हैं। इस पासे की 3 स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। 24 के विपरीत फलक पर अंकित संख्या बताइए। 24 के विपरीत फलक पर अंकित संख्या बताइए। तो 24 इस वाले में है, तो पहले ये देख लेते हैं कि इनमें कॉमन क्या क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ 21, 23, 25 है, यहाँ 21 और 25 कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में। और इसमें देखेंगे तो 21 और 22, 21, 25, 25, 22, यहाँ 22 कॉमन है ना, 22 कॉमन है और 25 कॉमन है, 22 कॉमन है और 25 कॉमन है। तो जब दो साइड्स कॉमन है 22 और 25, तो इसका मतलब कि जो बच रहे हैं लास्ट वाले वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब दो फेसेस पासों में जब दो फेसेस कॉमन होते हैं ना, 2 नंबर्स कॉमन आ गए हैं, 25, 22 आ गया, 25, 22 यहाँ पे भी आ गया, तो जो फेस बच रहे हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब क्योंकि 24 के अपोजिट पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 24 के अपोजिट 21 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 24 के अपोजिट 21 ही बच रहा है और कोई तो नहीं बच रहा है। और यहाँ पे भी 24 के बगल में 21 नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 24 लिखा होता 21 के बगल में, तब 24 के बगल में 21 नहीं, तब ये आप इसका अपोजिट नहीं होता, तब कुछ और होता। पर फिलहाल क्योंकि नहीं लिखा है तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। 24 के अपोजिट में 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो देखिए जब इस तरह के होते हैं ना सीरीज में जब क्वेश्चंस होते हैं और कई सारे अल्फाबेट्स वगैरह दिए होते हैं, तो इनका बेस्ट तरीका होता है कि आप इनको 1 by 1 लिख लीजिए। जैसे एक के ऊपर एक, UE88 है ना, VG84, WI80, XK76, ऐसे लिख लीजिए। तो ऐसे क्या है कि कैलकुलेट करने में इजी रहता है और साफ साफ दिखाई भी दे जाता है। दिखाई तो ऐसे भी दे जा रहा है पर ऐसे ज्यादा इजी पड़ेगा। देखिए UVW दिख रहा है साफ साफ, UVWX, UVWX, ये तो साफ साफ दिख रहा है। देखिए +1 का अंतर है, यहाँ पे भी +1 का अंतर है, यहाँ पे भी +1 का अंतर है। इसमें देख लेते हैं ABCDEFGHIJK, यहाँ पे देखिए EFG +2 का अंतर है, यहाँ पे भी +2 का अंतर है, यहाँ पे भी +2 का अंतर है। इसमें देख लेते हैं 88, 84, 80, यहाँ देखिए -4 हो रहा है, -4 हो रहा है ना हर जगह। तो इसका मतलब ये है कि x के बाद क्या आएगा, UVWXY आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा YJKL M हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 76, 44 माइनस हो रहा है, यहाँ 72 हो जाएगा। तो YM72 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में नेम को FNBO लिखा जाता है। जो नेम होता है, नेम को लिखते हैं FNBO, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, और नैनो को POBO लिखा जाता है, NANO, POBO लिखा जाता है। इसको भाई आमने सामने हमने लिख लिया। तो उसी भाषा में नेल को कैसे लिखेंगे, पूछ रहा है कि NAIL, नेल को कैसे लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि पहले तो आपको A to Z तक के पता होने चाहिए कि अल्फाबेट कौन सा किस नंबर पे आता है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें, और अगर याद रहेगा तो टाइम आपका बहुत कम समय में ही कर सकते हैं आप। जैसे कि A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, Z कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज क्या है कि फिर दिक्कत होगी। B अब इसी में करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे A देखिए 1 नंबर पे आता है, ठीक है,
बी कितने पे आता है, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, तो जहां पे ए है वहां पे 1 लिख दिया, जहां पे बी है वहां पे 2 लिख दिया। ई कितने नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है। ठीक है, और क्या बचा, एफ कितने नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है। ठीक है, इजी वाले सारे लिख लिए। अब देखिए एन एम एन है, एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे। ठीक है, एन 14 नंबर पे आता है। ये सब अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके रखें कि क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ऐसे ही देखिए एम एन एन है, एन के बाद ओ आता है, ऐसे रिलेशन बना के आप बड़े आसानी से याद करके रख सकते हैं ना, कि एन के बाद है, एन याद है तो ओ पी क्यू आर ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं कि उसके बाद कितना आएगा। अगर आपने बीच बीच के भी याद करके रख लिए तो भी आपका काम काफी ईजी हो जाएगा। ठीक है, एम कितने पे आता है, देखिए एन 14 पे आता है तो एम एक पहले पे आएगा, 13 पे आएगा, है ना। ऐसे रिलेशन बना बना के आप उसको याद रख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब देखिए एन 14 पे है तो ओ कितने पे आएगा, 15 पे आएगा। ठीक है, ऐसे कर करके आप उसको आसानी से एक बना के याद करके रख सकते हैं। ठीक है, पी कितने पे आएगा, पी आपका आएगा 16 पे। ओ पे जब 15 पे आ रहा है तो एम एन ओ पी होता है, पी के बाद 16 पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप करके इजिली आप याद रख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए अब कैसे पता करते हैं, एम ई 14 1 13 5 6 14 2 15 इनके बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है। 14 1 13 5 6 14 2 5 ये देखिए 14 और 15 है ना, 14 और 15 का रिलेशन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 5 और 6 का रिलेशन है, 5 से 6 हो जा रहा है, 14 से 15 हो जा रहा है, ये 13 से 14 हो जा रहा है और ये 1 से 2 हो जा रहा है। मतलब कि सब एक एक अंक बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है, 14 से 15, 15 से 16, 1 से 2 और n 14 से 15 ये सारे मतलब +1 जो है ये बढ़ जा रहे हैं, दोनों में एक एक अंक बढ़ जा रहे हैं। तो ऐसे ही नेल का निकाल लेंगे हम, और सब क्रॉस में बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, o आ जाएगा। यहाँ l है तो यहाँ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। एक एक बढ़ के है, +1 हो रहा है तो सब n के बाद o आता है, l के बाद m आता है ना। a के बाद क्या आएगा, b आएगा, i के बाद क्या आएगा, j आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, MJBO राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि नाइट मेयर्स NIGHTMARES नाइट मेयर्स शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो बाएं से दाएं इनके अक्षरों को अल्फाबेट में लिखना है ना। तो कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर क्या आएगा, IJKL MNOPQRST AEGHIMNARSEST। ठीक है, सारे देखिए इसमें कवर हो गए। इनको अल्फाबेटिकल क्रम में लिख दिया, ABCD के जो क्रम में होता है उस क्रम में आपको लिख देना है, ABCDEFGH है ना, IJKL MNOP। अब इसको चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा चेंज नहीं हुआ। NAIEGG सेम है, HH सेम है, MM सेम है, RR सेम है, तो और ESST। तो आपका क्या हो जाएगा, GHMR। ये 4 जो है आपके सेम मतलब चेंज नहीं हुए यार, आपका आंसर हो जाएगा 4 लेटर्स हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्नों में शब्दों के ऐसे जोड़े दिए गए हैं जो एक दूसरे से किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 समान हैं क्योंकि इनमें एक ही संबंध है और इस प्रकार ये एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा शब्द युग्म है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए इसमें क्या है, 4 शब्द युग्म में से पूछ रहा है कि 3 समान है और एक ही संबंध बना रहे हैं। और कौन सा शब्द युग्म है जो समूह से संबंधित नहीं है। शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में हिंदी शब्द माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं माना जाना चाहिए। पंचभुज में 5 भुजाएं, षटभुज में 8 भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं, वर्ग में 4 भुजाएं। तो
इसमें कौन सा ऑड है, देखिए 3 4 5 8, मतलब ये तीनों एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, 3 4 5 8 का किसी से भी मेल नहीं खा रहा है, तो 8 हो जाएगा आपका। 8 भुजाएं किसमें है, षटभुज में है, तो षटभुज आपका जो है ये आंसर हो जाएगा।